नमस्कार। मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में जो आप स्क्रीन पे देख चुके हैं और थंबनेल पर भी देख चुके हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं महापद्म नंद के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, यह मगध साम्राज्य के प्रथम गैर क्षत्रिय शासक थे। न सिर्फ गैर क्षत्रिय थे बल्कि इनका जन्म एक शूद्र कुल में हुआ था। फिर भी इन्होंने किस प्रकार मगध की सत्ता को हासिल किया, समकालीन चुनौतियों का सामना किया, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि समकालीन सत्ता को किस प्रकार से चुनौती देते हुए इन्होंने न सिर्फ अपनी सत्ता को मजबूत किया बल्कि मगध के क्षेत्रफल का भी अत्यधिक विस्तार किया। पहली बार मगध साम्राज्य दक्षिण भारत तक महापद्म नंद के नेतृत्व में ही पहुंचने में कामयाब हुआ। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है यह वीडियो। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं इतिहास विषय के प्रति एक जागरूक विद्यार्थी हैं और इतिहास विषय में अपने समझ को विकसित करना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नेट जीआरएफ जैसे एग्जामिनेशन में या यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में किस तरह के गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह समझाने और बतलाने का प्रयास करेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इतिहास के प्रति अपनी समझ को किस प्रकार से ज्यादा विकसित कर सकते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे हम सभी शुरू से ही पढ़ते आते हैं, अपनी कहीं ना कहीं उसमें समझ भी विकसित करते हैं। लेकिन अगर इतिहास में विषय में आप अपने समझ को गहराई के साथ विकसित करना चाहते हैं तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए ही है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपसे एक गुजारिश है कि इसे आप जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए सीधा हम लोग अब टॉपिक पर आएंगे और मगध के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक महापद्म नंद के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये शासक हैं। इस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन को लेकर के कि आप महानंद पद्म को किस तरह से जानते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, महापद्म नंद प्राचीन भारत के एक अत्यंत प्रभावशाली सम्राट थे जिन्होंने मगध राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में बदल दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने मगध की सत्ता को उत्तरी भारत तक ही समेटे नहीं रखा बल्कि इन्होंने इसका विस्तार पहली बार दक्षिण भारत तक किया। वे नंद वंश के संस्थापक थे और भारतीय इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने क्षत्रिय वर्चस्व को समाप्त कर एक नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि इन्होंने क्षत्रिय वर्चस्व को समाप्त किया क्योंकि आप समकालीन व्यवस्था के बारे में अगर गहराई के साथ सोचें तो आप ये समझ पाएंगे कि एक शूद्र कुल में जन्मे व्यक्ति के लिए उस समय क्षत्रिय सत्ता को चुनौती देना कितना मुश्किल रहा होगा। समकालीन परिवेश में जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय गठजोड़ एक शक्तिशाली व्यवस्था को स्थापित किए हुए था, उस शक्तिशाली व्यवस्था को कैसे महापद्म नंद ने तोड़ा होगा, यह अपने आप में समझने योग्य है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इनका उदय आखिर किस परिस्थिति में हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महापद्म नंद
हालांकि शूद्र वंश से संबंधित थे, लेकिन ये राजकुल से जुड़े हुए थे। महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन के ही पुत्र थे। महानंदिन और उनकी एक दासी, जो एक शूद्र महिला थी, या आप कह सकते हो नाई थी, जाति से वो नाई थी और समकालीन जाति व्यवस्था में वो शूद्र कुल में आती थी। तो उन्हीं की संतान थे और इन्होंने अपने सौतेले भाइयों के वर्चस्व को खत्म करते हुए मगध की सत्ता को हासिल करने में कहीं न कहीं कामयाब रहे। शुरुआत में इन्होंने सेनाध्यक्ष के रूप में अपने सत्ता की शुरुआत की। जब राजा महानंदिन थे तो इन्होंने महापद्मनंद को अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया था। तो कहीं न कहीं सत्ता में इनकी भागीदारी तो जरूर थी, लेकिन वहां से राजा तक का सफर करना अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि वंश के भीतर संघर्ष और शासन की कमजोर पकड़ से स्थिति अस्थिर हो गई थी। जब महापद्मनंद का उदय हुआ और शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की मृत्यु हो गई, उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। जब महानंदिन की मृत्यु होती है तो सत्ता की पकड़ महापद्म ने अपने हाथों में ले लिया, और किस तरह से इन्होंने सत्ता को अपने नियंत्रण में लिया, उसी की कहानी को हम आपको समझा और बतला रहे हैं। वंशीय उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो पुराणों में, खासकर ब्राह्मण ग्रंथों में, इन्हें बहुत ही सम्मान के साथ सम्मानपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है जो इन्हें मिलना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये एक शूद्र कुल से संबंधित थे। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद महानंदिन का ही पुत्र था, लेकिन उसकी माता शूद्र वर्ग से थी। इस कारण वह परंपरागत रूप से उत्तराधिकारी नहीं माना गया। लेकिन महत्वाकांक्षा और सैन्य शक्ति इनके पास थी। ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, तो स्वाभाविक सी बात है सत्ता इनके पास आना ही था। महापद्मनंद ने अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक चतुराई के बल पर अपने सौतेले भाइयों को हटाया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। धन और संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, जिससे उसने एक अस्थायी सेना तैयार की और प्रशासन को नियंत्रित कर लिया, और इस तरह से महापद्मनंद के शासक होने की शुरुआत हुई। सत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया क्या थी, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो महापद्मनंद ने धीरे धीरे अपने राजनीतिक विरोधियों को पराजित किया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि वो जो व्यवस्था थी वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के गठजोड़ से चल रहा था, और वहां पर गैर ब्राह्मण क्षत्रिय व्यक्ति का सत्ता में आना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा। आप सोच करके देखिए कि किस तरह से शक्तिशाली गुट के बीच में महापद्मनंद ने अपना स्थान बनाया होगा। उस वक्त उसने क्षत्रिय शासकों को समाप्त कर अपना वर्चस्व स्थापित किया, जिससे उसे सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का विनाशक कहा गया है। उन्होंने मगध को न सिर्फ हासिल किया, मगध की सत्ता पर न सिर्फ काबिज हुआ, बल्कि समकालीन आसपास में जितने भी क्षत्रिय शासक रहे थे उन सभी क्षत्रिय शासकों को सत्ता से दूर कर दिया और उन सभी राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से अलग अलग क्षत्रिय शासकों का दमन करने के कारण महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक कहा गया है। सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। भारत में पहली बार यदि केंद्रीकृत सत्ता स्थापित हुई, एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता स्थापित हुई, तो महापद्मनंद के ही शासनकाल में हुआ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मगध साम्राज्य का विस्तार, मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की है कि मगध साम्राज्य का विस्तार का शुरुआत तो बिंबिसार ने ही कर दिया था।
16 महाजनपदों में मगध एक केवल महाजनपद था। उसे साम्राज्य बनाने का श्रेय सबसे पहले बिंबिसार और उसके बाद उसके शक्तिशाली पुत्र अजातशत्रु को जाता है। लेकिन इन दोनों शासकों ने कहीं न कहीं समकालीन राजाओं के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए केवल अपनी सत्ता को स्थापित किया, उन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया। इस तरह से विकेंद्रीकृत व्यवस्था ही उनके कार्यकाल में चलती रही। लेकिन जब महापद्म नंद सत्ता में आए तो उन्होंने समकालीन राजाओं से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से सत्ता से बेदखल कर दिया और इस तरह से एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता की भारत में मगध साम्राज्य के रूप में स्थापना होती है। महापद्म नंद की कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जिनको हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। उनकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण उपाधि है एकराट। एकराट का अर्थ होता है एक छत्र शासक, यानी इनको चुनौती देने वाला समकालीन भारत में और कोई शासक नहीं था। सर्व छत्रांतक, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी क्षत्रियों के यह विनाशक थे, सभी क्षत्रियों का इन्होंने विनाश किया था। उग्रसेन यानी भयंकर सेना अपने पास रखने वाले, जैसा कि मैंने बताया मगध साम्राज्य संसाधनों से परिपूर्ण था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तो स्वाभाविक सी बात है महापद्म नंद ने एक विशाल सेना को स्थापित किया। समकालीन रोमन लेखकों ने भी इनकी सेना के बारे में विस्तार से बतलाया, जिसे मैं आपको आगे बतलाऊंगा। इसके अलावा महापद्म नंद या महापद्म यानी महान कमल वाला, यानी कमल की तरह विस्तार करने वाला या समृद्धिशाली शासक, इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हमें महापद्म नंद की समकालीन ग्रंथों में देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ इनके बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं लिखते, केवल जैन ग्रंथों में इन्हें सम्मान दिया गया है, वो भी बहुत अधिक नहीं। तो समकालीन लेखकों ने भी कहीं न कहीं इनके साथ बहुत न्याय नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि इन्होंने अपने तलवार के बल पर अपना एक बड़ा मुकाम भारतीय शासन व्यवस्था में स्थापित किया है। और भारत की यदि महानतम राजाओं की बात करें, महानतम सम्राटों की बात करें, तो कहीं ना कहीं महापद्म नंद ने अपना एक स्थान उसमें सुरक्षित किया है। तो उसमें उनकी व्यक्तिगत योग्यता ज्यादा महत्वपूर्ण है। धार्मिक साहित्य में उनके लिए क्या दृष्टिकोण है, ये हम एक नजर में देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुराणों में और ब्राह्मण साहित्यों में। जैसा कि मैंने बताया, शूद्र कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें ब्राह्मण साहित्यों में बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ नहीं स्थान मिला है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण और अन्य पुराणों में उन्हें शूद्राधीप यानी एक शूद्र शासक कहा गया है। लेख मिलता है शौच शूद्र प्रभव शूद्राधिपत भूप सर्व क्षत्रांश शासितः, अर्थात वह शूद्र उत्पत्ति वाला था, शूद्रों का अधिपति बना और उसने क्षत्रियों का अंत कर दिया। अब देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुराणों में एक प्रकार से आप कह सकते हो उनके खिलाफ ही लिखा गया है, उनके समर्थन में नहीं लिखा गया है। लेकिन चूंकि उन्होंने सत्ता स्थापित की और एक मजबूत सत्ता स्थापित की, तो पुराणों में उन्हें इसी रूप में सही लेकिन स्थान देना पड़ा है। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में जैसे महावंश दीप वंश में भी नंदों को अवर्ण या फिर वर्णहीन कहा गया है, जिसकी कोई जाति ना हो, निम्न कुल का बतलाया गया है। बौद्ध ग्रंथों का दृष्टिकोण ब्राह्मण ग्रंथों की तरह वर्ण आधारित नहीं है। इसलिए जहां पुराणों में नंदों की जाति की निंदा की गई है, वहीं बौद्ध ग्रंथों में उनके निष्पक्ष और व्यवहारिक मूल्यांकन किया गया है।
है ना। तो बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों की तरह आलोचना ही केवल नहीं की गई है, बल्कि अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया तो उसको भी बतलाने का प्रयास किया है। अब जैन ग्रंथों की बात करें, जिसे महापद्मनंद ने भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया था। नंद वंश को दानशील और अहिंसक धर्मों, विशेषकर जैन धर्म का संरक्षक बताया गया है ना। और खारवेल का आप लोग सब ने हाथी गुम्फा अभिलेख सुना होगा, वहां भी महापद्मनंद का उल्लेख मिलता है ना। तो ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा कि खारवेल जो कलिंग के एक शक्तिशाली शासक थे, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है। जातिगत पूर्वाग्रह अपेक्षाकृत जैन ग्रंथों में कम दिखाई देता है। वहीं यूनानी साहित्य की अगर बात करें, यूनानी साहित्य में ही हम लोगों को सर्वप्रथम यह पता चलता है कि वो एक नाई थे, एक नापित थे, बार्बर जाति से संबंधित थे, है ना। स्ट्रैबो और कार्टियस का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी किताब में नंद वंश के संस्थापक व्यक्ति नाई जाति बार्बर क्लास से था और वह अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों की अगर बात करें कि आखिर उन्हें सर्वछत्रांतक क्यों कहा गया, है ना। ब्राह्मण धर्म को इन्होंने सबसे पहले चुनौती दी, और जो एक व्यवस्था थी कि शासन क्षत्रिय वर्ग ही करेगा, महापद्मनंद ने सबसे पहले इस व्यवस्था को चुनौती दी। स्वाभाविक सी बात है, ब्राह्मण ग्रंथ उनके खिलाफ ही हो गए। जो ब्राह्मण समकालीन रहे होंगे वो महापद्मनंद के बहुत समर्थक नहीं रहे होंगे। महापद्मनंद ने भारत के विभिन्न क्षत्रिय वंशों को पराजित कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। पुराणों के अनुसार उन्होंने निम्नलिखित 8 क्षत्रिय वंश, याद रख लेना है ना, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा कि महापद्मनंद ने कितने क्षत्रिय वंशों का अंत किया। तो 8 महत्वपूर्ण क्षत्रिय वंशों का उन्होंने अंत किया है। कौन कौन से ये वंश हैं? तो इक्ष्वाकु एक बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश थे, और वैदिक काल से ही ये सभी वंश चले आ रहे थे। इक्ष्वाकु, है ना, श्री रामचंद्र इसी कुल से आते हैं। पंचाल, काशी, कौशल, कुरु, मैथिल, मैथिल को हम लोग वज्जी के नाम से भी जानते थे, विदेह के नाम से भी जानते हैं, है और सूरसेन। तो इन सभी राज्यों के शासक, चाहे वो बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, ये सभी राज्य अपनी स्थिति पर कायम थे। यहाँ के राजा अपने राज्यों, भले ये राज्य मगध साम्राज्य के अधीन रहे होंगे, फिर भी ये अपने राज्य को शासित कर रहे थे। लेकिन जब महानंद पद्म सत्ता में आए तो इन्होंने इन समकालीन 8 क्षत्रिय राज्यों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया, इनके राजाओं को इनकी सत्ता से बेदखल कर दिया, और इसी कारण, है ना, इस राजवंश को महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक कहा गया है, सभी क्षत्रियों का विनाशक कहा गया है। ये सभी वंश वैदिक काल के प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश थे। तो आप समझ में आपको ये आ गया कि इन्हें आखिर सर्व छत्रांतक या दूसरा परशुराम क्यों कहा गया है। इनके अन्य विजयों की अगर बात करें तो महापद्मनंद पहले ऐसे मगध सम्राट थे जिन्होंने दक्षिण भारत तक अभियान चलाया। दक्षिण भारत पहली बार पहुंचने वाले शासक महापद्मनंद थे। इन्होंने कंची, जो दक्षिण भारत के राज्य थे, वहां पर पहुंचे। कौशल, अवंती, विदेह, अंग जैसे क्षेत्रों को अपने पूर्ण अधीन कर लिया। हालांकि अंग को मैंने आपको बताया होगा बिंबिसार वाले टॉपिक में कि अंग राज्य को मगध में मिलाने का श्रेय बिंबिसार को जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं मिलाया गया था, बल्कि एक राजवंश का कोई व्यक्ति ही वहां पे शासन करता था। लेकिन इन्होंने उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदला, सत्ता को पूरी तरह से केंद्रीकृत कर दिया, और आप कह सकते हो भारत में या मगध में पहली बार अगर एक मजबूत केंद्रीकृत सत्ता की शुरुआत हुई
तो इसकी शुरुआत महापद्म नंद ने ही किया। सैन्य शक्ति की बात करें तो खासकर ग्रीक इतिहासकारों ने, जैसे कुरियस या डायोडोरस का नाम मिलता है, के अनुसार नंद शासकों की सेना अत्यधिक विशाल थी। उनके पास 2 लाख पैदल सैनिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, विशाल सेना का मालिक होने के कारण ही उन्हें उग्रसेन कहा गया। क्या कहा गया है? उग्रसेन, है ना। इनके पास एक बहुत ही विशाल सेना थी और विशाल सेना होने के कारण ही उग्रसेन कहा गया। इनकी सेना में क्या था? तो 2 लाख पैदल सैनिक थे, लगभग 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 युद्ध हाथी। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे उस समय। आपने पढ़ा होगा कि जब सिकंदर की सेना भारत में आई, ब्यास नदी तक वो पहुंच गए, तो उनकी सेना ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा था कि मगध में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक शासन कर रहा है। हालांकि उस समय महापद्म नंद सत्ता में नहीं थे, उस समय इनके पुत्र धनानंद सत्ता में थे। लेकिन आखिर इस व्यवस्था को बनाने का श्रेय तो महापद्म नंद को ही जाता है ना। तो आप देखोगे कि किस तरह से सिकंदर तक की सेना इसकी विशाल सेना के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गई थी। वह संख्या उस युग के लिए अभूतपूर्व थी, है ना। और इसीलिए सिकंदर की सेना भी इतनी विशाल सेना के सामने घबरा गई थी। अब एक बहुत ही विवादास्पद चीज पर या विवादास्पद बिंदु पर हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने जानबूझकर इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है। पाणिनि और महापद्म नंद का संबंध आखिर किस प्रकार का था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पाणिनि और महापद्म नंद का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, तो कुछ इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है कि महापद्म नंद और पाणिनि एक दूसरे के समकालीन थे। पाणिनि महापद्म नंद के दरबार में ही रहकर अपनी महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। जो भी हो, हम यह आपके विवेक पर छोड़ेंगे कि आखिर क्या था स्थिति, लेकिन ये जो पूरा विवाद है इसको हम आपको समझाने का और बतलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या पाणिनि और महापद्म नंद समकालीन थे? समर्थन में क्या तर्क आता है? 1-2 ग्रंथ हैं समकालीन, समकालीन तो नहीं है, बहुत बाद के लिखे गए ग्रंथ हैं, जैसे काशिका वृत्ति 7वीं शताब्दी में, इसमें लिखा है नंदंग जयति यवनंग, उल्लेख संभावित नंद वंश का संदर्भ है ना। राजतरंगिणी कलहन की 12वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैंने राजतरंगिणी पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसे भी देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। के अनुसार पाणिनि नंद वंश के काल के अंत में हुए। पाणिनि की अष्टाध्यायी में नंद शब्द का प्रयोग लेकिन अस्पष्ट संदर्भ में किया गया है, और चूंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में नंद शब्द का प्रयोग मिलता है, तो इसीलिए कुछ इतिहासकार उस नंद को महापद्म नंद से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये कुछ समर्थन में है कि समकालीन या बाद के जो महत्वपूर्ण लेखक हुए, ग्रंथ हुए, इन्होंने पाणिनि और महापद्म नंद को एक काल का बताया है। विरोध में क्या तर्क है? तो अधिकांश जो आधुनिक विद्वान हुए, जैसे जॉर्ज बुलहर, A.L. बासम, पाणिनि के 6000 से 500 ईसा पूर्व, 600 से 500 ईसा पूर्व का मानते हैं। और नंद डायनेस्टी आप सबको पता है 345 से 322 BC के आसपास थी, है ना। तो दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन दिखाई नहीं देता है ना। महापद्म नंद से बहुत पहले पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना कर दी थी। पाणिनि ने जन्मेजय जैसे पूर्ववर्ती राजाओं का उल्लेख किया, लेकिन नंदों का कोई उल्लेख नहीं किया सिवाय एक नंद शब्द के। तो इसीलिए यह तर्क दिया जाता है कि दोनों समकालीन नहीं रहे होंगे। निर्णायक प्रमाण का अभाव है, कोई प्राचीन प्रत्यक्ष स्रोत नहीं जो दोनों को समकालीन सिद्ध करे। बाद के ग्रंथ, खासकर काशिका और राजतरंगिणी में अनुमानित संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से कमजोर प्रतीत होते हैं।
सर्वाधिक स्वीकृत मत क्या है? पाणिनि नंद वर्ष से पूर्व 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान थे। महापद्मनंद 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीधा संबंध संदिग्ध है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है ना? अलग अलग एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछ दिया गया है और बहुत बार अलग अलग आयोग ने सही उत्तर भी माना है कि पाणिनि का संबंध महापद्मनंद के राज दरबार से था। लेकिन मैंने आपको जो स्थिति थी प्रमाण के साथ आपके सामने रखा और इसे मैं पूरे आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप इसे किस प्रकार से देखते हैं। इस पर आप अपना और भी अधिक रुचि पैदा कर सकते हैं, है ना? और भी संबंधित संदर्भों में आप ढूंढ सकते हैं, है ना? और अगर आपको कुछ पता चले, कुछ महत्वपूर्ण सोर्स लगे, तो मुझे कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब चलिए हम लोग अंतिम की ओर जा रहे हैं, है ना? महापद्मनंद का ये जो टॉपिक है, इसके उत्तराधिकारी कौन हुए? महापद्मनंद के उत्तराधिकारी। तो मैंने ये तो बता दिया महानंद अपने आप में एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन क्या इनके उत्तराधिकारी भी इनके जैसे योग्य थे? नहीं, बिल्कुल नहीं योग्य थे। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद के 8 पुत्र थे जिन्होंने क्रमशः उसके बाद शासन किया। सब कुछ समय के लिए शासन में रहे। पुराणों में इनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, परंतु यह अवश्य कहा गया है कि महापद्मनंद के 8 पुत्रों ने उसके बाद शासन किया है। 8 पुत्र कौन कौन है इनके बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है, बस एक पुत्र के बारे में और एक आध पुत्र के बारे में नाम का पता हम लोगों को चलता है। खासकर धननंद के बारे में हम लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी है। विष्णु पुराण में एक पंक्ति हम लोगों को मिलती है। क्या मिलती है? शैव पुत्रा अष्टो एव राजनः बंधुवः। इस कथन से यह स्पष्ट है कि महापद्मनंद के बाद नंद वंश के कुल 9 शासक हुए, जिसमें पहला स्वयं महापद्मनंद। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हुआ है, याद रखिएगा, ये महानंदिन है ना, के बाद यहाँ पे महानंदिन होगा। महानंदिन के बाद नंद वंश के कुल 9 शासक हुए, जिसमें पहला स्वयं महापद्मनंद, बाकी उसके 8 पुत्र थे। ओके, अब उसके उत्तराधिकारी की ही बात करेंगे तो अंतिम पुत्र था उसका धनानंद, जो एक बहुत ही लोकप्रिय शासक था। समकालीन ग्रंथों में ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही कठोर तरीके से अपनी सत्ता को स्थापित किया था। इन्होंने अपने शासन काल में अत्यधिक टैक्स लगाया था, जिससे जनता कहीं न कहीं इनके प्रति आक्रोशित थे। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि धनानंद की सत्ता को चंद्रगुप्त मौर्य ने चुनौती दी और उसमें उसकी सहायता की थी उनके गुरु चाणक्य ने, है ना? क्या कह रहे हैं? अधिकांश इतिहासकार मानते महापद्मनंद का सबसे छोटा पुत्र या उत्तराधिकारी था। कौन था? धनानंद। यही नंदवंश का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है। वह सिकंदर का समकालीन था और इसी की सेना से कहीं न कहीं सिकंदर की सेना डर गई थी, है ना? तो धनानंद सेना के मामले में तो शक्तिशाली था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कुशल गठजोड़ ने, आप कह सकते हो, धनानंद जैसे शक्तिशाली शासक को पराजित कर दिया था। धनानंद ही वह शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। उम्मीद है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव भी जरूर लगा होगा यह टॉपिक। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो। और अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में, किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।